वेलकम डियर स्टूडेंट्स। सो जो हमारा आज का टॉपिक है इट इज अबाउट हाइटल हर्निया, और जिसका हम इसको दूसरा नाम हाइटस हर्निया के नाम से भी जानते हैं। सो बिफोर कमिंग टू दिस हाइटस हर्निया, आई विल जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज हर्निया। एक्चुअली व्हाट इज हर्निया, क्या होता है हर्निया में कि हमारा कोई भी इंटरनल ऑर्गन थोड़ा वीकेस्ट पार्ट ऑफ मसल और टिश्यू से बाहर आ जाता है, ठीक है, उसको हम हर्निया बोलते हैं यूजुअली। अब ये हाइटस हर्निया क्या है या हाइटल हर्निया क्या है, उसको समझने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। इफ यू विल लुक एट दिस डायग्राम, दिस इज स्टोमक एंड दिस इज डायाफ्राम, एंड ये जो ईसोफेगस होता है, ईसोफेगस पास होता है थ्रू दिस डायाफ्राम, एंड जहां पे इसकी ओपनिंग होती है, इस डायाफ्राम की ओपनिंग होती है जहां से ये जो ईसोफेगस है ये पास होता है, उस ओपनिंग को हम बोलते हैं हाइटस, ठीक है। उसके बेसिस पे एक्चुअली ये जो हर्निया है उसी के बेसिस पे इसको नाम पड़ा है हाइटस हर्निया। तो अगर हम पहले देखेंगे कि क्या होता होगा इस हाइटस हर्निया में, कि पार्ट ऑफ आई विल से पार्ट ऑफ स्टोमक ये आउट बल्ज होता होगा या डिस्प्लेस होता होगा इस थ्रू दिस डायाफ्राम, ठीक है, इस डायाफ्राम को ये पार करता होगा, ठीक है, इसके थ्रू पास होता होगा, बट थ्रू दिस ओपनिंग जिसको हम हाइटस बोलते हैं, एट दिस ओपनिंग यहां से पार्ट ऑफ स्टमक आउट बल्ज होता है इनटू द चेस्ट कैविटी। उस टाइप ऑफ हर्निया को हम बोलते हैं हाइटस हर्निया। जैसे कि मैंने लिखा भी है, इट्स अ टाइप ऑफ हर्निया इन विच देयर इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पोर्शन ऑफ द स्टमक through the opening in the diaphragm, जिसको हम हाइटस बोलते हैं, through which the esophagus passes from the chest to abdominal cavity। तो अगर हम in short nutshell में बताएंगे कि हाइटस हर्निया क्या है, कि हाइटस हर्निया वो टाइप ऑफ हर्निया है जिसमें क्या होता है कि ए पार्ट ऑफ स्टोमक, कोई भी पार्ट ऑफ स्टोमक जो कि हम क्लासिफिकेशन में अलग से डिस्क्राइब करेंगे, हम एक्सप्लेन करेंगे इस चीज को, एनी पार्ट ऑफ स्टोमक अगर ये आउट बल्ज होगा थ्रू दिस ओपनिंग जहां से ये ईसोफेगस पास होता है, ठीक है, डायाफ्राम में एक ओपनिंग होती है जिसको हम हाइटस बोलते हैं, जहां से नॉर्मली ईसोफेगस एंटर करता है इनटू द चेस्ट कैविटी। अगर उस ओपनिंग के थ्रू पार्ट ऑफ स्टोमक आउट बल्ज हो गया इनटू द चेस्ट कैविटी, दैट टाइप ऑफ हर्निया इज कॉल्ड हाइटस हर्निया। Now coming to types of hiatus hernia, बहुत सारे यूजुअली 4 टाइप्स हैं, मेनली हम 2 टाइप्स पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको आज 4 टाइप्स ऑफ हाइटस हर्निया बताऊंगा, ठीक है। उसमें से सबसे पहला टाइप जो है दैट इज टाइप फर्स्ट हाइटस हर्निया, जिसका दूसरा नाम स्लाइडिंग हाइटस हर्निया, एंड दिस टाइप ऑफ हर्निया इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हाइटस हर्निया। अगर हम मैक्सिमम पेशेंट्स में देखेंगे तो उनमें यही वाला टाइप ऑफ हाइटस हर्निया पाया जाता है। अब इस टाइप ऑफ हाइटस हर्निया में क्या होता है, in this type of hernia the gastroesophageal junction, जो कि मैंने ऑलरेडी डायग्राम में दिखाया था कि जी जंक्शन जहां पे होता है हमारा, एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टोमक यूजुअली cardiac portion of the stomach protrude up through the esophageal opening in the diaphragm into the chest cavity। like क्या होता है कि like यहां पे असल में हमारा यही होता है, जी जंक्शन हमारा यहां पे होता है। अब ड्यू टू मनी रीजंस, जो कि मैं आगे बताऊंगा आपको कॉजेस क्या है, ये जो जी जंक्शन है एंड द पार्ट ऑफ स्टोमक, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टोमक यूजुअली कार्डिया, ये क्या होता है कि ये आउट बल्ज होता है। जैसे अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे थोड़ा पाउच शेप्ड आ रहा है, दैट मीन्स ये पार्ट ऑफ स्टोमक ऊपर चला गया है थ्रू दिस हाइटस, ठीक है, ड्यू टू मनी रीजंस, ड्यू टू मनी कॉजेस। ये जो एक तो जी जंक्शन जो कि यूजुअली बिलो द डायाफ्राम होता है, एंड रेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोमक वो तो सारा बिलो द डायाफ्राम होता ही है, इसमें से फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टोमक एंड जी जंक्शन ये अबोव द डायाफ्राम चला जाता है, इनटू द चेस्ट कैविटी चला जाता है ड्यू टू मनी कॉजेस, ठीक है। इस टाइप ऑफ अगर ये चीज हो गई कि हमारा जी जंक्शन एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टोमक अगर प्रोट्रूड अप हो गया, या हम बोलेंगे डिस्प्लेस हो गया into the chest cavity through this hiatus, through this opening, इस टाइप ऑफ हर्निया को हम बोलेंगे कि this type of hernia is called sliding hiatus hernia और टाइप फर्स्ट हाइटस हर्निया, ठीक है। एंड इस टाइप ऑफ हर्निया में क्या होता है कि जो हर्निएटेड पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन जो कि हर्निएटेड पोर्शन है, यूजुअली क्या होता है कि देयर इज बैक एंड फोर्थ मोशन, कि लाइक जब हम कुछ स्वेलो करेंगे तो ऊपर से प्रेशर आ जाएगा, तो ये नीचे आ जाता है ड्यू टू द प्रेशर। जब हम स्वेलोइंग करते हैं, कोई चीज चबाते हैं, कोई चीज मतलब लाइक हम खाते हैं, उसके बाद जब चबाते हैं उसके बाद जब हम वो निगल जाते हैं तो उससे प्रेशर आ जाता है इस पे, एंड दिस हर्निया कैन कम
मतलब ये वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। बट वंस अगेन जब यहां से एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाएगा, बिकॉज ये जो हर्नियाज होते हैं मोस्ट ऑफनली दिस हाइटस हर्निया ऑकर्स ड्यू टू द इंक्रीज्ड एब्डोमिनल प्रेशर। जब यहां से फिर से इसका एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाएगा, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ बेंडिंग, इन केस ऑफ ओबेसिटी, इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, there are lot of reasons, जब यहां से एब्डोमिनल प्रेशर फिर से इसको पुश करेगा तो इट कैन गो बैक इनटू द चेस्ट कैविटी। दैट मींस देयर विल बी बैक एंड फोर्थ मोशन, कि कभी ये ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, बट ओनली इन फर्स्ट टाइप ऑफ हर्निया। ठीक है, खाली इस टाइप ऑफ हर्निया में बैक एंड फोर्थ मोशन होता है। एंड ये जो टाइप ऑफ हर्निया है यूजुअली क्या होता है कि बहुत छोटे छोटे हर्नियाज होते हैं इसमें, इसमें मेजर पार्ट इफेक्ट नहीं होता है। सो in most of the cases, most of the hiatus hernia, type first hiatus hernia cases, जो हमें कोई सिम्टम नजर नहीं आएगा यूजुअली, बट यस इफ देयर इज थोड़ा सा सीवियर हो जाएगा, क्रॉनिक बन जाएगा, प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाएगी, तो देयर कैन बी द सिम्टम्स जो कि हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। Now coming to the second type of hiatus hernia, that is rolling hiatus hernia, या इसका जो दूसरा और एक नाम भी है paraesophageal hiatus hernia। ओके, अब इस रोलिंग हाइटस हर्निया या टाइप सेकंड हाइटस हर्निया या पैराइसोफेजियल हर्निया में क्या होता है कि इसमें जो हमारा टॉप पार्ट ऑफ द स्टोमक विच इज फंडस एक्चुअली, वो आउट बल्ज होता है इनटू द चेस्ट आउट ऑफ द वीकेस्ट पार्ट। जो डायाफ्राम का वीकेस्ट पार्ट होगा, यूजुअली कहां पे वीकेस्ट पार्ट होगा? एट द ओपनिंग, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी ओपन है, वहां पे ऑलरेडी ओपनिंग क्रिएट की गई है, तो वहां से किसी भी इंटरनल ऑर्गन का निकलना बहुत इजी है एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ डायाफ्राम। तो वहां से वो आउट बल्ज होता है इनटू द चेस्ट कैविटी। लेकिन यहां पे क्या होता है कि यहां पे जो टॉप पार्ट ऑफ द स्टोमक जो आउट बल्ज होता है, इसमें एक चीज होती है कि जो गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन है, जी जंक्शन एंड द रेस्ट पार्ट ऑफ स्टोमक, ये अपनी ही जगह पे रहते हैं। ठीक है, एंड फंडस इन रिलेशन टू द ईसोफेगस, ठीक है, इसके पैरेलली आउट बल्ज होता है। लेकिन जो जी जंक्शन एंड रेस्ट पार्ट ऑफ स्टोमक है वो ऊपर नहीं जाएंगे। जैसे हमने टाइप फर्स्ट में देखा कि वहां पे जी जंक्शन ऊपर जा रहा है एंड साथ साथ में वो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टोमक, दैट इज कार्डिया पोर्शन ऑफ द स्टोमक, उसको भी अबव द डायाफ्राम ले जा रहा है। लेकिन सेकंड टाइप में क्या है कि जो जी जंक्शन होगा वो बिल्कुल अपनी ही जगह पे होगा। ठीक है, एंड जो कार्डिया पोर्शन हम बोलेंगे वो भी अपनी ही जगह पे होगा, या रेस्ट ऑफ द स्टोमक वो अपनी जगह पे होगा। लेकिन जो टॉप पार्ट ऑफ द स्टोमक है, दैट इज द फंडस पार्ट, वो आउट बल्ज होगा पैरेलली, हम बोलेंगे इन रिलेशन टू दिस ईसोफेगस, पैरेलल टू दिस ईसोफेगस वो आउट बल्ज होगा। जैसे यहां पे मैंने एक ये पाउच क्रिएट किया है टाइप ऑफ हर्निया, कि जो टॉप पार्ट ऑफ द स्टोमक है ये आउट बल्ज हो रहा है पैरेलल टू दिस ईसोफेगस। दैट मीन जो जी जंक्शन होगा वो बिल्कुल अपनी ही जगह पे होगा। जैसे वहां पे वो ऊपर जा रहा था, यहां पे वो ऊपर नहीं जाएगा। जैसे हमने यहां पे लिखा भी है, इन दिस टाइप ऑफ हाइटस हर्निया द टॉप पार्ट ऑफ द स्टोमक बल्जेस इनटू द चेस्ट आउट ऑफ वीकेस्ट पार्ट ऑफ डायाफ्राम। ठीक है, the gastroesophageal junction and the stomach stays down within the abdomen, वो अपनी ही जगह पे रहते हैं, and the top part of the stomach bulges up parallelly in relation to the esophagus, and जो top part of the stomach है ये in relation to esophagus parallelly out bulge होता है into the chest cavity, and इस वाले टाइप में कोई बैक एंड फोर्थ मूवमेंट भी नहीं होती है। सो दिस इज टाइप 2 हाइटस हर्निया। अब अगर हम देखेंगे टाइप थर्ड हाइटस हर्निया, विच इज ऑल्सो कॉल्ड मिक्सड हाइटस हर्निया। व्हाई मिक्सड हाइटस हर्निया? बिकॉज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकेंड। तो इस थर्ड टाइप ऑफ हाइटस हर्निया में क्या होता होगा? जैसे हमने फर्स्ट टाइप में क्या देखा कि हमने उसमें देखा कि जी जंक्शन अलोंग विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टोमक हम बोलेंगे चेस्ट कैविटी में आ जाते थे, माइग्रेटिंग द चेस्ट कैविटी। एंड सेकेंड टाइप में हमने क्या देखा कि टॉप पार्ट ऑफ द स्टोमक, दैट इज द फंडस, वो आउट बल्ज होता था इनटू द चेस्ट कैविटी। एंड टाइप थर्ड में इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकेंड। इसमें जी जंक्शन विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टोमक वो भी आउट बल्ज होगा इनटू द चेस्ट कैविटी, या हम बोलेंगे थ्रू दिस हाइटस, थ्रू दिस ओपनिंग ऑफ द डायाफ्राम। एंड अलोंग विद दैट जो हमारा टॉप पार्ट ऑफ द स्टोमक है वो भी आउट बल्ज होगा। दैट मीन्स जो हमारा स्टोमक का टॉप मोस्ट पार्ट होगा वो भी अलोंग विद जी जंक्शन एंड द कार्डिया पोर्शन वो भी आउट बल्ज होगा थ्रू दिस हाइटस
और वी कैन से थ्रू द वीकेस्ट पार्ट ऑफ डायफ्राम, वहां से वो आउट बल्ज होगा इनटू द चेस्ट कैविटी, एंड दिस टाइप ऑफ हाइटस हर्निया इज कॉल्ड मिक्स्ड हाइटस हर्निया। क्या अगर हमें नटशेल में बोलना होगा कि मिक्स्ड हाइटस हर्निया क्या है, कि जब जी जंक्शन एंड कार्डिया पोर्शन वो आउट बल्ज हो जाए थ्रू द हाइटस, थ्रू द ओपनिंग ऑफ डायफ्राम इनटू द चेस्ट कैविटी, ठीक है, एंड अलोंग विद दैट अगर टॉप पार्ट ऑफ द स्टोमक दैट इज फंडस वो भी आउट बल्ज हो जाएगा, जैसे हमें टाइप सेकंड में देखा कि वो कैसे आउट बल्ज होता है। अब अगर वो भी आउट बल्ज हो जाएगा एंड टाइप फर्स्ट में जो पार्ट्स आउट बल्ज होते हैं वो भी आउट बल्ज हो जाएंगे, अगर वो कॉम्बिनेशन हमें मिली, उस कॉम्बिनेशन को, उस टाइप ऑफ हर्निया को हम बोलते हैं मिक्स्ड हाइटस हर्निया और टाइप थर्ड हाइटस हर्निया। नाउ द लास्ट टाइप ऑफ हाइटस हर्निया दैट इज टाइप फोर्थ हाइटस हर्निया। इस वाले टाइप ऑफ हाइटस हर्निया में क्या होता है कि स्टोमक के साथ साथ बाकी इंटरनल ऑर्गन्स, जो कि एब्डोमेन में बाकी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, वो भी माइग्रेट करते हैं इनटू द चेस्ट कैविटी, लाइक ओमेंटम, सीकम है, या हम बोलेंगे सुप्लीन है, वो सारी चीजें भी माइग्रेट कर सकती है इनटू द चेस्ट कैविटी। अपार्ट फ्रॉम स्टोमक, अदर इंटरनल ऑर्गन्स when they will migrate into the chest cavity through this hiatus, through this opening, that type of hernia is called type 4 hiatus hernia. It is rare, but it is very complicated because this type of hernia usually put a lot of pressure into the chest cavity on the we will say on the organs like lungs, heart, एंड वी मे से दैट कि ये वाली जो कंडीशन होगी इट मे बी वेरी सीरियस, कॉम्प्लिकेटेड एंड इमरजेंसी कंडीशन, बिकॉज जब बाकी ऑर्गन्स भी सारे चेस्ट कैविटी में आ जाएंगे तो बहुत सारा प्रेशर पड़ जाएगा हमारे वाइटल ऑर्गन्स पे, एंड अल्टीमेटली जो रिजल्ट्स होंगे वो सही नहीं होंगे, दे विल बी लीडिंग अ पेशेंट टुवर्ड्स द डेथ, ठीक है। सो इन शॉर्ट टाइप 4 हाइटस हर्निया क्या है कि जिसमें स्टोमक के साथ साथ बाकी इंटरनल ऑर्गन्स भी माइग्रेट करे इनटू द चेस्ट कैविटी थ्रू द हाइटस, थ्रू द ओपनिंग इट थ्रू व्हिच द esophagus passes. This is type 4 hiatus hernia. Now if we will look on the causes of this hiatus hernia, what are the different causes by which this hiatus hernia occurs? So first cause is like if a patient is born with larger hiatal opening than normal, जो हमारी ओपनिंग होती है जहां से esophagus पास होता है थ्रू द डायफ्राम इनटू द चेस्ट कैविटी, अगर वो ओपनिंग आपको बाय बर्थ ही वो ओपनिंग जो है इट इज लार्जर देन नॉर्मल, दैट मींस उसका जो डायमीटर होगा वो ज्यादा होगा देन नॉर्मल। अब क्या होगा कि वहां पे स्पेस ज्यादा होगी, अल्टीमेटली थोड़ा सा भी एब्डोमिनल प्रेशर अगर इंक्रीज हो जाएगा इट विल पुश ऑर्गन्स थ्रू दैट लार्जर ओपनिंग, इजी हो जाएगा ऑर्गन्स को कि वो वहां से हम बोलेंगे प्रोट्रूड होके इनटू द चेस्ट कैविटी जा सके। दैट मीन्स अगर आपको पहले से ही बाय बर्थ ही जो हाइटस है, हाइटल ओपनिंग है, वो बाय बर्थ ही आपकी मतलब एबनॉर्मल है, लार्जर देन नॉर्मल है, ठीक है, तो वहां से इजी प्रोट्रूजन ऑफ दीज इंटरनल ऑर्गन्स पॉसिबल है। दिस इज वन कॉज। सेकेंड कॉज इज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज इज इंक्रीज इन एब्डोमिनल प्रेशर। अगर हमारा एब्डोमिनल प्रेशर बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस, अगर हमारा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाएगा, अल्टीमेटली इट विल पुट प्रेशर ऑन द ऑर्गन्स अपवर्ड्स। ये जो एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होता है इट पुट्स प्रेशर ऑन द ऑर्गन्स अपवर्ड्स, ये उनको ऊपर की तरफ ले जाता है, जो फोर्स होता है वो ऊपर की तरफ होगा। अब जहां पे भी वीकेस्ट पार्ट ऑफ डायफ्राम होगा, ठीक है, वहां से ऑर्गन कभी बाहर निकल सकता है, ठीक है। लाइक कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से जो एब्डोमिनल प्रेशर है वो इंक्रीज होता है? यूजुअली बिकॉज ऑफ ओबेसिटी, लिफ्टिंग समथिंग हैवी, अगर हम कुछ भारी उठाते हैं एट दैट टाइम एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होता है। प्रेगनेंसी में एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होता है। बेंडिंग ओवर, अगर कोई बार बार बेंड कर रहा है उसकी वजह से एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। कोई हार्ड स्नीजिंग कर रहा है उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा प्रेशर आता है एब्डोमेन पे। एंड कॉन्स्टिपेशन, अगर कोई पेशेंट है जिसको हम बोलेंगे कॉन्स्टिपेशन है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, उसका भी एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होता है। अल्टीमेटली दैट पुट्स प्रेशर ऑन द इंटरनल ऑर्गन्स इन द एब्डोमेन एंड दैट प्रेशर pushes those organs through that opening, या हम बोलेंगे through that weakest part of esophagus, which ultimately may result in the hiatus hernia, ठीक है। Next cause is permanent shortening of esophagus, like esophagus में इन्फ्लेमेशन होती है, इंजरी हो जाती है, वहां पे स्कारिंग ऑफ हम बोलेंगे टिश्यू हो जाता है। उस स्कारिंग ऑफ टिश्यू से क्या होता है कि
वहां पे जो इसोफेगस का जो लेंथ था वो शॉर्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ स्कारिंग, बिकॉज ऑफ इंजुरी, टिश्यू डिस्ट्रक्शन। उसकी वजह से भी जब हमारा इसोफेगस शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा उसमें लेंथ में शॉर्टनेस आ जाएगी, अल्टीमेटली इट विल पुश, या हम बोलेंगे इट विल ये स्टोमक को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है। इट विल ट्राई टू अपलिफ्ट द स्टोमक टुवर्ड्स अपर साइड, ठीक है। एंड उसकी वजह से भी क्या हो सकता है कि पार्ट ऑफ स्टोमक थ्रू दिस डायफ्राम पास हो सकता है, एंड दैट में आल्सो रिजल्ट इन हाइटस हर्निया। And last cause is that is abnormal loose attachment of esophagus to the diaphragm, ठीक है। जहां पे हमारा जो esophagus होता है, जहां पे वो डायफ्राम के साथ हम बोलेंगे अटैच्ड होता है, ठीक है, वहां पे उसकी अटैचमेंट होती है विद द डायफ्राम, सो दैट कि ये जो इसोफेगस है ये बैक एंड फोर्थ मोशन ना करे, ये कभी ऊपर कभी नीचे ना जाए, ठीक है। वो अटैच्ड होता है विद दैट डायफ्राम। अब अगर वो अटैचमेंट लूज होगी या एबनॉर्मल होगी, हम बोलेंगे एबनॉर्मल अटैचमेंट होगी, ठीक है, दैट मींस कोई ऐसी चीज है ही नहीं वहां पे, एबनॉर्मल चीज है जो उस इसोफेगस को होल्ड कर रही है। सो अल्टीमेटली that may give passage to this esophagus कि ये ऊपर की तरफ जा सके whenever there is increased abdominal pressure, because attachment है ही नहीं वहां पे, abnormal attachment है। These all जितने भी मैंने ये causes बताए, ठीक है, अल्टीमेटली हम क्या देख रहे हैं कि फोर्स या हम बोलेंगे प्रेशर आ रहा है टुवर्ड्स द अपर साइड, मतलब फोर्स की डायरेक्शन अपर साइड की तरफ है, एंड every cause is trying to like put pressure on the organs to go through this hiatus, to go through this opening, and हम बोलेंगे that in turn causes this hiatus hernia, that results in this hiatus hernia. So this, now if we will look on the pathophysiology of this hiatus hernia कि क्या होता है, एक्चुअली बहुत बेसिक है एंड इजी टू अंडरस्टैंड है कि क्या होता है, ठीक है। लाइक जितने भी मैंने आपको कॉजेस पढ़ाए, वो सारे जितने भी फैक्टर्स थे, एटियोलॉजिकल फैक्टर्स, उनमें से कोई भी एटियोलॉजिकल फैक्टर हो या वो सारे अगर प्रेजेंट होंगे या उनमें से कोई भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, अल्टीमेटली उनकी वजह से होता क्या है, देयर इज एक्सर्शन ऑफ प्रेशर एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ प्रेशर। लाइक इन केस ऑफ ओबेसिटी, प्रेगनेंसी, प्रेशर बढ़ जाता है एब्डोमेन में, ठीक है, या देयर इज अपवर्ड मूवमेंट ऑफ प्रेशर, ठीक है, या लाइक इन केस ऑफ शॉर्टनिंग ऑफ इसोफेगस, दैट मतलब वो वहां पे क्या करता है कि वो स्टोमक को ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करता है ड्यू टू द शॉर्टनिंग ऑफ इसोफेगस, तो हम बोलेंगे अपवर्ड मूवमेंट ऑफ प्रेशर। तो उसकी वजह से क्या होगा, व्हेन this pressure sometimes compromises the integrity of the diaphragmatic opening, कि कभी जो integrity of diaphragm होती है, ये प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि ये इसकी इंटीग्रिटी को इसकी जो डायफ्राम की इंटीग्रिटी होती है वो कंप्रोमाइज हो जाती है। दैट मींस वो अब लाइक चेस्ट कैविटी एंड चेस्ट एंड एब्डोमेन में वो लाइक ए बैरियर एक्ट नहीं कर पाता है, बिकॉज प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि जो एब्डोमेन से ऑर्गन्स है या एब्डोमेन के लाइक पार्ट ऑफ स्टोमक, कोई पार्ट ऑफ स्टोमक है, वो प्रोट्रूड अप होता है थ्रू दिस डायफ्राम, ठीक है। दैट मींस वो उस प्रेशर को नहीं झेल पाते हैं, एंड दिस डायफ्राम अलाउज द हम बोलेंगे प्रोट्रूजन ऑफ दिस पार्ट ऑफ स्टोमक इनटू द चेस्ट कैविटी, एंड अल्टीमेटली दिस प्रेशर ओवरकम्स मसल स्ट्रेंथ, ठीक है। जब प्रेशर ज्यादा बढ़ जाएगा एंड इट विल ओवरकम द मसल स्ट्रेंथ, तो चार चीजें पॉसिबल है, जो कि हमने चार टाइप्स पढ़े, वो चार चीजें पॉसिबल है यूजुअली। लाइक पहला क्या है कि जब प्रेशर ओवरकम करेगा मसल स्ट्रेंथ को, देन gastroesophageal junction and first part of stomach, ठीक है, this may protrude up through the hiatus and which is a type first hernia, ठीक है, जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया। या तो क्या हो सकता है कि टॉप पार्ट ऑफ स्टोमक bulges up parallelly in relation to the esophagus, ठीक है, which is rolling hiatus hernia, that is type second, कि या वो चीज भी हो सकती है। तीसरी चीज क्या पॉसिबल है, दैट बोथ जी जंक्शन एंड एज वेल एज टॉप पार्ट ऑफ स्टोमक, ठीक है, जो हमने टाइप थर्ड पढ़ा, ठीक है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड, वो चीज पॉसिबल है, एंड दैट विल रिजल्ट इन द टाइप थर्ड हर्निया। या तो कभी इतना ज्यादा प्रेशर होगा कि स्टोमक के साथ साथ अदर इंटरनल ऑर्गन्स भी चेस्ट कैविटी में आ जाएंगे, विच इज टाइप फोर्थ हाइटस हर्निया। सो इन शॉर्ट, अगर हम पैथोफिजियोलॉजी में कुछ समझने की कोशिश करेंगे, दैट इज दिस we will say that upward movement of pressure, and this pressure is compromising the integrity of diaphragmatic opening. That means pressure will overcome the muscle strength, overcome the strength of diaphragm, okay, and
After that, there will be protrusion of internal organs, या हम बोलेंगे abdominal organs into the chest cavity. That will result in hiatus hernia. फिर like कौन सा part उसमें protrude up हो जाएगा, उसके basis पे हम बोलेंगे कि that type, वो वाला type of hiatus hernia है. Like first part है G junction है तो type first, या ऐसे ही like type second, type third and type fourth. This is about pathophysiology. अब अगर हम साइंस एंड सिम्टम्स की बात करेंगे कि इस हाइटस हर्निया में हमने अभी तक पैथोफिजियोलॉजी पढ़ ली, कॉजेस पढ़ लिए, अब हम देखेंगे कि इन सब ये जो डिजीज है जब ये प्रोग्रेस करती है तो उसके बाद हमें क्या साइंस एंड सिम्टम्स नजर आते होंगे. तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे इट विल बी हार्ट बर्न, कि जब भी हम कुछ खाएंगे, ठीक है, वी विल बी हैविंग दैट पेनफुल सेंसेशन. बिकॉज क्या होता है कि जो हाइटस हर्निया है इसमें क्या हो जाता है कि लाइक इन केस ऑफ टाइप फर्स्ट या टाइप थर्ड, जिसमें जो जी जंक्शन है जहां पे यूजुअली स्फिंक्टर होता है, ठीक है, जब वो लाइक इसोफेगस से ऊपर चला जाएगा तो देयर विल बी प्रॉब्लम्स इन क्लोजर ऑफ दैट स्फिंक्टर, इन ओपनिंग एंड क्लोजर ऑफ दैट स्फिंक्टर, एंड गैस्ट्रिक कंटेंट्स में नाउ रिफ्लक्स अप इनटू द इसोफेगस, ठीक है. तो दैट मीन्स वहां से जो HCl secretions वगैरह भी आ जाएगी, दे विल erode the lining, they will cause inflammation, and उसकी वजह से we will be having that painful sensation, heartburn in the chest area. Second thing is regurgitation. As I said, already said that जो G junction वहां पे हमें स्फिंक्टर होता है, ठीक है. अब अगर ये स्फिंक्टर एब्डोमेन दिस डायफ्राम के ऊपर चला जाता है तो देयर मे बी प्रॉब्लम्स इन द क्लोजर ऑफ दैट स्फिंक्टर. उसकी वजह से जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स है दे मे रिगर्जिटेट इनटू द इसोफेगस, ठीक है. तो हमें रिगर्जिटेशन भी देखने को मिलेगी. थर्ड वन इज एनीमिया. क्या होता है कि हमने जैसे कि मैंने पिछले वाले लेक्चर में बोला था, जब हम गर्ड पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कभी कभी ये जो रिगर्जिटेशन होती है, रिफ्लक्स अप हो जाता है गैस्ट्रिक कंटेंट्स का, तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसकी वजह से कभी कभी अल्सरेशन हो जाती है, एंड अल्टीमेटली देयर इज ब्लीडिंग, ठीक है, वहां पे हेमरेज हो जाती है ऑफ द स्मॉल ब्लड वेसल्स. अल्टीमेटली दैट में रिजल्ट इन द एनीमिया. So we will also see the patient with anemia. Apart from that, there will be difficulty in swallowing because of the esophagitis, because there will be inflammation in the esophagus. We will not be able to swallow up the food and other things. So there will be difficulty in swallowing. There will be difficulty in breathing. Because अगर हम टाइप 4 जो हमने टाइप 4 हाइटस हर्निया देखा कि या बाकी जो भी टाइप्स है, अल्टीमेटली अगर कोई भी ऑर्गन या कोई भी पार्ट ऑफ ऑर्गन चेस्ट कैविटी में आ जाएगा, अल्टीमेटली इट इज पुटिंग प्रेशर ऑन द ऑर्गन्स इन द चेस्ट. फॉर एग्जांपल लंग्स, हार्ट. दैट मींस देयर मे बी सम लिटिल डिस्ट्रेस डिपेंडिंग अपॉन कि कितना पार्ट ऑफ ऑर्गन चेस्ट कैविटी में आ रहा है, ठीक है. तो उसके बेसिस पे वहां पे हम बोलेंगे कि डिस्ट्रेस हो सकता है, जिसमें हमें फील होगा कि लाइक देयर विल बी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. Apart from that, there can be chest pain, same reason कि वहां पे प्रेशर आ रहा है ऑर्गन्स पे. there can be difficulty in breathing, there can be some little pressure on the heart, जिसकी वजह से हमें chest pain आ जाएगी. feeling of fullness, whenever we will be eating something, there will be always that feeling that हम जैसे अभी खाया है, feeling of fullness होगी, and nausea and vomiting will be also there. This is about signs and symptoms. and अगर हम इसी के साथ साथ देखेंगे कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में कौन से हम ऐसे टेस्ट करेंगे कि जिससे हमें इस हाइटस हर्निया का पता चल जाएगा. सो यूजुअली हम क्या करते हैं, वी डू द अपर जीआई एक्सरे. वहां से हम देखते हैं कि अपर जीआई में क्या कौन से ऐसे पार्ट्स है जो प्रोट्रूड अप हुए इनटू द चेस्ट कैविटी. वी डू द गैस्ट्रोस्कोपी, वी जस्ट विजुअलाइज द थिंग्स इन द स्टोमक. एंडोस्कोपी, वी विजुअलाइज द होल आई थिंक गट. तो उसमें हम देखते हैं कि लाइक कौन सा पार्ट ऑफ स्टोमक, उसकी लोकेशन कहां पे है, कहां पे वो प्रेजेंट है. इज इट प्रेजेंट बिलो द डायाफ्राम और इज इट हैज इट प्रोट्रूडेड ओवर द डायाफ्राम, ठीक है. एंड वी आल्सो डू बैरियम एक्सरे, जिसमें हम बैरियम स्वेलो कराते हैं एक पेशेंट से, एंड वहां से फिर हम एक्सरे लेते हैं ऑफ द अपर जीआई. वहां पे हम देखते हैं कि कहां पे प्रॉब्लम्स है, कौन सा पार्ट लाइक प्रोट्रूड अप हुआ है, क्या सारे पार्ट्स अपनी जगह पे है. सो इन दिस वे वी जस्ट हैव टू सी कि लोकेशन ऑफ पार्ट, लाइक अगर फॉर एग्जांपल टाइप फर्स्ट की बात करेंगे, हमें जस्ट देखना है कि जी जंक्शन अपने
अपनी प्लेस पे है कि नहीं, या ये अबो द डायफ्राम चला गया, या इनके साथ टाइप सेकंड, हमें देखना है कि जो टॉप पार्ट ऑफ स्टोमक है क्या वो अपनी जगह पे है या वो प्रोट्रूड अप हुआ है थ्रू द डायफ्रैग्मेटिक ओपनिंग, दैट इज हाइटस थ्रू दैट ओपनिंग, वो मत आउट बल्ज हो गया है। यही चीजें हम देखेंगे थ्रू दी डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड वी कैन डायग्नोज दिस हाइटस हर्निया। अब अगर हम मैनेजमेंट की बात करेंगे तो हम देखेंगे वी आर गिविंग एंटासिड्स टू द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हाइटस हर्निया, बिकॉज हमें पता है कि जो इन केस ऑफ हर्निया जो हमारा लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है उसके क्लोजर में प्रॉब्लम्स आ जाती है बिकॉज ऑफ that protrusion, or we will say that because of migration of this sphincter towards the chest cavity, उसकी वजह से वो क्लोज नहीं हो पाता है वहां पे because of the pressure change, तो we will be give for that reason हमें पता है कि gastric contents में reflux up into the esophagus, so we will be for that reason we will be giving antacids to neutralize the acidic effect in the stomach. We will be giving prokinetic medication so that gastric emptying will be quicker. जितनी जल्दी gastric emptying हो जाएगी उतना जो प्रेशर ऑन द स्टोमक होगा वो उस पर कम प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। तो डेट मीन जितनी जल्दी से फूड पास थ्रू दिस जीआई ट्रैक्ट पास हो जाएगा उतना ही फायदेमंद एक हर्निया, हाइटस हर्निया के पेशेंट के लिए है, बिकॉज जितनी जल्दी वो निकल जाएगा, जितनी जल्दी वो पास हो जाएगा, दैट मीन्स उतनी ही जल्दी उसका जो एब्डोमिनल इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर होगा वो कम होता जाएगा। Apart from that, we will be giving proton pump inhibitors and histamine blockers to suppress the acid production. Same reason कि reflux up हो रही है अब gastric contents, तो वहां पे हम acid production को suppress करना चाहेंगे so that there will not be severe damage to the esophagus. अब अगर हम सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करेंगे तो वी डू द सर्जरी दैट्स कॉल्ड निसन्स फंडोप्लिकेशन, जो कि मैंने ऑलरेडी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज वाले लेक्चर में ऑलरेडी मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। इसमें हम क्या करते हैं कि हम टॉप पार्ट ऑफ द स्टोमक यूजुअली फंडस उसको हम लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर के अराउंड रैप अप करते हैं, ठीक है, विद द लाइक इसमें यूजुअली हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक टेक्निक हम यूज करते हैं एंड वहां पे हम जो अपर पार्ट ऑफ स्टोमक है फंडस उसको रैप अप करते हैं अराउंड दिस लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। अब इसमें टाइप्स है कि हम 360 डिग्री करेंगे कि 270 डिग्री करेंगे। इस निसन्स फंडोप्लिकेशन में हम 360 डिग्री रैप करते हैं सो दैट कि वहां पे जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर होगा वो टाइट हो जाए एंड देयर मे बी लेस चांसेस ऑफ रिफ्लक्स, ठीक है। And Belsey's fundoplication is when we are wrapping up the muscle just हम बोलेंगे 270 डिग्री, हम कंप्लीट रैपिंग नहीं करते हैं बिकॉज ये वाली जो बेल्सी फंडोप्लिकेशन ये यूजुअली हम उन पेशेंट्स में करते हैं जिनमें हमें रिस्क लगता है कि देयर आर चांसेस ऑफ गैस ब्लॉटिंग, बिकॉज वहां पे फूड इजीली पास नहीं हो पाएगा एंड देयर कैन बी गैस ब्लॉटिंग। तो उन पेशेंट्स में हम बेल्सीज फंडोप्लिकेशन करते हैं, दैट मींस हम कंप्लीटली उसको टाइटन नहीं करते हैं, कंप्लीटली रैप अप नहीं करते हैं, हम जस्ट 270 डिग्रीज रैप करते हैं टू अवॉइड दैट गैस ब्लॉटिंग। ओके, दिस वाज अबाउट सर्जिकल मैनेजमेंट। अब अगर हम नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करेंगे, सो व्हाट वी हैव टू डू इन द नर्सिंग मैनेजमेंट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट वी हैव टू रिड्यूस द इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। जैसे कि मैंने आपको एटियोलॉजी में समझाया कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है ये इंक्रीज हो जाता है, लाइक इन केस ऑफ ओबेसिटी, इन केस ऑफ लाइक लिफ्टिंग समथिंग हैवी एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारी मैंने चीजें वो ऑलरेडी डिस्कस की है। सो वी हैव टू प्रिवेंट दोज थिंग्स। हमें उन चीजों से, अगर एक पेशेंट हाइटस हर्निया का है हमें उसको इन चीजों से रोकना है। इन केस लाइक अगर वो ओबीज है, ओवरवेट है, हमें उसका वेट रिड्यूस करवाना है। वी हैव टू आस्क द पेशेंट, टेल द पेशेंट टू डू एक्सरसाइज, टू टेक लेस फैट डाइट, ठीक है, सो दैट कि आपका वेट नॉर्मल आ जाए, ठीक है। यू हैव टू अवॉइड लिफ्टिंग अप द हैवी थिंग्स एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सो दैट दिस इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर विल बी डिक्रीज्ड। We will be also inserting the nasogastric tube so that कि जो हमारा स्टोमक होगा वो एम्प्टी ही रहे, ठीक है, वो मतलब ज्यादा जस्ट लाइक जब हम मील्स देते हैं थ्रू द माउथ तो स्टोमक फुल हो जाता है, बट व्हेन वी आर टेकिंग मील्स थ्रू नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब हम स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स देते हैं, एट दैट टाइम स्टोमक फुलनेस नहीं होती है। उसकी वजह से क्या होगा कि जो हर्निया होगा उस पर प्रेशर नहीं आ जाएगा, ठीक है, एंड वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं होगा। We will be asking for the dietary changes in the patient so that
की जो रिगर्जिटेशन का मसला है या रिफ्लक्स का मसला है वो कम हो, टू अवॉइड द रिफ्लक्स, ठीक है। ऑल्सो वी विल बी डूइंग द पेन मैनेजमेंट बिकॉज जो रिफ्लक्स होगा उसकी वजह से जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसोफेगस लाइनिंग को डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है, वहां पे पेन होगी, तो वी विल बी डूइंग पेन मैनेजमेंट फॉर दैट रीजन। अब अगर हम प्रिवेंशन की बात करेंगे कि कैसे हम इस डिजीज को ज्यादा कॉम्प्लिकेट होने से प्रिवेंट कर सकते हैं, फॉर दैट we have to take some certain measures which is like do not take water between the meals। क्या होता है कि जब हम between the meals water लेते हैं, it increases the weight on the stomach, and apart from that weight on the stomach can put pressure on the जो herniated affected part होगा, या हम बोलेंगे वो प्रेशर डालेगा हर्निया पे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दिस वाटर में डाइल्यूट द गैस्ट्रिक कंटेंट्स, जो वहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जितने भी गैस्ट्रिक कंटेंट्स है उनको ये डाइल्यूट करता है, एंड अल्टीमेटली देयर आर मोर चांसेस ऑफ फर्मेंटेशन, ठीक है, बिकॉज जो वहां पे बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा उसका इन गैस्ट्रिक कंटेंट इसका उस पर इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा, बिकॉज ये डाइल्यूशन हो जाता है बिकॉज ऑफ टेकिंग वाटर बिटवीन द मील्स। सो वी हैव टू टेक द वाटर हाफ एन आवर बिफोर द मील्स एंड हाफ एन आवर आफ्टर द मील्स। We have to take small and frequent meals, same that we don't have to put pressure on the stomach, ultimately that will put pressure on the hernia, okay। Avoid drinking hot drinks because this may irritate the lining of the stomach। Avoid certain medications like NSAIDs, antibiotics, same that they may irritate the stomach lining or GI tract lining। Avoid spicy foods, caffeine, alcohol, same reason that they may irritate the lining of the stomach or GI tract, and ultimately they may cause inflammation to the GI tract। So this was about the prevention of this hiatus hernia. With this, this is all about hiatus hernia. Thank you so much.